गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ हम जिम्नोस्पर्म के सबसे पहले मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, वो है साइकस। ये जिम्नोस्पर्म का हमारा पहला मेंबर है साइकस। साइकस के हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सब क्लास के डिवीज़न: जिम्नोस्पर्म, क्लास साइकेडेलीज, ऑर्डर साइकेडेसी, फैमिली साइकेडिया और जीनस साइकस। ये इसका क्लासिफिकेशन है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि साइकस, जब हम कोई भी मेंबर हो किसी भी उस ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, किसी का भी अगर आप मेंबर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तब भी आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर आप बात कर रहे हैं तब भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, मेल और फीमेल कौन की अगर हम बात कर रहे हैं तब भी क्लासिफिकेशन हम ज़रूर लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन लिखना अनिवार्य होता है। क्लासिफिकेशन के बिना आप किसी भी मेंबर की बात नहीं कर सकते। ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, इसलिए इसका डिवीज़न जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ। बहुत ईजी है याद करना। साइकस इसका नाम है, उसी के आधार पर साइकेडेली, साइकेडेसी, साइकेडिया और साइकस। बहुत ईजी है इसको याद करना, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। देखिए, अब साइकस की जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। साइकस को ताड़वृक्ष या सैगोपाम भी कहते हैं। पाम का पेड़ आप सबने देख रखा होगा, ऐसा होता है, इस तरह का लंबा पेड़ होता है, ऐसे लाइनें बनी हुई रहती है, इसमें पत्तियाँ होती है, ऊपर से ऐसी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है ऐसे, जो ऊपर से दम से गिर जाती है तो उसके निशान ऐसे गोले बने रह जाते हैं। तो ये एक साइकस का पेड़ होता है इस तरह का। तो साइकस के वृक्ष को ताड़वृक्ष या पाम, सैगोपाम भी कहते हैं। ये जीवित जिम्नोस्पर्म यानी जीवित, यानी अभी भी ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो जीवित है, जिसको हम आसानी से अभी भी देख सकते हैं। साइकस की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, इसका नर युग्मक चल प्रकार का होता है, गतिशील प्रकार का होता है। ये एक साइकस की विशेषता होती है जो इसको अन्य मेंबर से अलग बनाती है। तो ये साइकस का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। चलिए, साइकस के तने की बात करते हैं। लंबा होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, शीर्ष पर पत्तियाँ होती हैं। जब हमने जिम्नोस्पर्म की विशेषता बताई थी तब आपको तभी बताया था कि शीर्ष पर जब जिम्नोस्पर्म में पत्तियाँ पाई जाती हैं तो वह क्राउन के समान होती है, यानी ऊपर एक मुकुट के समान रखी हुई होती है। ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ लगी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कोई क्राउन पहन रखा हो, वैसे किसी भी प्लांट ने क्राउन पहन रखा हो, ऐसा फील होता है। इसके अलावा इसके तने पर शल की पत्तियों के निशान पाए जाते हैं, जिन्हें लीफ स्कार कहते हैं। लीफ स्कार यानी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती थी, शल की पत्तियाँ, उनके निशान, जब ये पत्तियाँ समय के साथ साथ गिर जाती हैं तो उनके निशान रह जाते हैं। वही निशान लीफ स्कार या लीफ पर्ण चिन्ह कहे जाते हैं, जो पत्तियों पर तने पर आसानी से देखे जा सकते हैं। भारत में इसकी सबसे मुख्यतः साइकस रिवोल्यूटा जाति पाई जाती है। भारत में इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट जाति जो बहुत आसानी से हमको देखने को मिल सकती है। साइकस में पर्ण चिन्ह जो होती हैं वो उसका सुरक्षा का, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, सामान्य पत्तियाँ और शल की पत्तियाँ। तो शल की पत्तियों की जब बात आती है तो 100% हम ये कहेंगे कि वह सुरक्षा का कार्य ही करेगी। साइकस में जो होते हैं वो पार्श्व तने की उत्पत्ति, यानी तने पर जब चोट लग जाती है तो अपने आप फिर वहाँ से पार्श्व शाखा निकल जाती है, अदरवाइज इसकी पार्श्व शाखाएं कम ही निकलती हैं। साइकस में 4 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं: मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, प्रवाल जड़ और वेसिकुलेटेड जड़। ये 4 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। देखिए, साइकस का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पत्तियाँ रही और ये जो गोले रहे वो लीफ के निशान है, ये साइड में तना रहा, तो ये एक तरह से इसके साइड के निशान है, पत्तियों के निशान है गोले के रूप में जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको कि हमने लीफ स्कार कहा था। और साइकस की अब हम जड़ों की बात करते हैं। तो साइकस की जड़ों की बात करने में हम देखते हैं 4 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक सामान्यतः अगर जड़ों की बात करें तो आप सब ने इन चारों अपस्थानिक मूल, मूसला मूल, इनके बारे में आप सभी ने पहले सुन रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मूसला मूल की। मूसला मूल यानी सबसे पहले बनने वाली जड़।
जो मूसला मूल कहलाती है। अल्पकालिक होती है क्योंकि हमने जब बार बार बात अल्पकालिक होते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म मरुद्भिद के समान होते हैं। जब ये मरुद्भिद है तो इसमें जड़ें ऐसी चाहिए जो दूर दूर तक जा सके, तो अपिस्थानिक जड़ों की इसमें आवश्यकता होती है। तो मूसला मूल इसमें अल्पकालिक होगी और अपिस्थानिक जड़ें इसमें आगे लंबे समय के लिए रुकती है। तो अपिस्थानिक जड़ों की अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि अपिस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आप सभी जानते हैं अपिस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मूसला जड़ों से ही होती है जो खनिज अवशोषण का कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं प्रवाल मूल। प्रवाल मूल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत निकलती है, यानी जो जड़ें होती हैं वो नीचे पृथ्वी की तरफ जाती हैं, अंदर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही है। और जो जड़ें पृथ्वी से ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ निकलती है, इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही है, तो वो होती है प्रवाल मूल। इन जड़ों में नोस्टॉक और एनाबिना, नोस्टॉक और एनाबिना एल्गी होती है, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें नोस्टॉक और एनाबिना की कॉलोनियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें प्रवाल मूल कहा जाता है। शैवाल जो होती है, इसमें शैवाल की उपस्थिति इसको सहजीवन को दर्शाती है, क्योंकि सहजीवन का मतलब होता है कि दोनों होते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोनों प्राणी एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह होता है सहजीवन। अगर हम यहाँ बात करें सहजीवन की, तो जो शैवालें होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर पाया जाता है। इसके अलावा ये शैवालें जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकती है, तो ये शैवालें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है और साइकस की जड़ें शैवालों को आश्रय देने का काम करती है। तो दोनों एक दूसरे को इस तरह से प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। एक ने उसको रहने की जगह दी, दूसरों ने उसको नाइट्रोजन दिया, तो दोनों ने अपना अपना काम किया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। और जो फेसिकुलेटेड जड़ होती है वो भ्रूण से निकलती है, इसलिए इन्हें बीजपत्रीय जड़ें भी कहा जाता है। आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं, जड़ों की आंतरिक संरचना की। देखिए आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। वही सबसे बाहर की ओर हम बात करते हैं, ये जो बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस होती है बाहर की तरफ, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम। देखिए जब हम इस तरह की जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, जड़ों की जब हम बात करते हैं, मोस्टली जड़ों की जब बात करते हैं, एपिडर्मिस के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो सबसे बाहर की परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। लेकिन जो जड़ों की बात करते हैं तो जड़ों में एपिडर्मिस की जगह पर हम उसको एपीब्लेम भी कहते हैं। जड़ों में उसको एपिडर्मिस की जगह एपीब्लेम भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस लिखो या एपीब्लेम लिखे, तो दोनों ही एक ही बात है। अब फिर हमने पहले भी कहा था जब हम इसके वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं रूट की, तो रूट में रेडियल प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम होता है। रेडियल प्रकार का इट मीन्स जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट रूप से पाई जाती है। यहाँ आप देखिए, ये आप इसमें देखते हैं, ये जाइलम रहा तो ये फ्लोएम रहा, फिर ये जाइलम रहा, ये फ्लोएम रहा। यही क्रम इसके उसमें रहता है, हमेशा यही क्रम रहता है इसके, कि इस तरह से इसमें वेस्कुलर सिस्टम हमेशा ऐसा ही पाया जाता है। इसमें वेस्कुलर सिस्टम हमेशा इसी तरह से रहता है जड़ों में। कभी कभी कुछ में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम जड़ों की बात करते हैं तो जड़ों में इसी तरह का वेस्कुलर सिस्टम रहता है। ये जरूरी नहीं कि दो ही जाइलम रहे दो ही फ्लोएम, अल्टरनेट रूप से किसी भी प्रकार से कितने भी जाइलम और फ्लोएम हो सकते हैं। इसमें देखिए दूसरे डायग्राम आपको शैवाल भी दिखाई दे रहा होगा, कि ये देखिए शैवाल भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसमें शैवाल भी उपस्थित हो सकता है। शैवाल की उपस्थिति भी आपको दिखाई दे रही है इसमें, कि कैसे शैवाल भी उपस्थित होता है। देखिए सब बाहर की संरचना की हर हम बात करते हैं। तो बाहर की संरचना की अगर हम बात करते हैं कि बाहर की संरचना कैसी होती है,
तो सबसे पहले एक स्तरीय मृदुतक कोशिकाओं की बनी एपिडर्मिस होती है। ज़्यादातर जब हम एपिडर्मिस की हम बात करते हैं, वो एपिडर्मिस की, जब एपिडर्मिस का मतलब होता है अधिचर्म जो बाहर की ओर होती है, तो ज़्यादातर वो कोशिकाएं हमेशा मृदुतक कोशिकाएं ही होती है। उसके बाद कोर्टेक्स भी हो सकता है, कोर्टेक्स में मृदुतक भी हो सकती है, दृढ़ोतक भी हो सकती है, ये अलग अलग में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर हम बेसिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, और इसमें कई बार द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल इसका इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का इसमें वेस्कुलर बंडल उपस्थित हो सकता है। उस वेस्कुलर बंडल की उपस्थिति के बाद हम देखते हैं यहाँ पर पत्ती की संरचना। पत्ती साइकस में 2 प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है, सामान्य पत्तियाँ और शल की पत्तियाँ। शल की पत्तियाँ छोटी होती हैं और अल्पकालिक होती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करती, ये सुरक्षा का कार्य करती है। इन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इसलिए यह सूखकर झड़ जाती हैं और इनके अवशेष तने पर देख सकते हैं। जब हमने तने की स्ट्रक्चर की बात करी थी, तब भी हमने बताया था कि किस तरह की पत्तियां इसमें साइकस में पाई जाती हैं। शल की पत्तियां जो कि सुरक्षा में करती है, तने पर होती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद ये गिर जाती हैं, तो इनके निशान तने पर बने रह जाते हैं। तो इस तरह से शल की पत्तियां इसकी तने की सुरक्षा का कार्य करती हैं। दूसरी पत्तियों की हम बात करते हैं, जो सामान्य पत्तियां होती है। ये पत्तियां ज़्यादातर हमने पहले ही बताया है आपको संरचना में कि शीर्ष भाग पर ऊपर की तरफ लगी हुई रहती है। पत्तियां ऊपर की तरफ लगी रहती है और पत्तियां एक व्रंत से जुड़ी हुई रहती हैं। ये व्रंत देखिए, मध्य में आपको ये व्रंत दिखाई देगा, ये बड़ा सा व्रंत, बीच में जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है वो व्रंत है, और इसके दोनों तरफ पत्तियां लगी रहती है। पत्तियां एक ही दोनों विपरीत दिशा में लगी रहती है और एक ही एक्सेस पर इस तरह से लगी हुई रहती है। दोनों पत्तियों में मध्य शिरा पाई जाती है, बहुत आसानी से आपको मध्य शिरा भी इसमें दिखाई दे रही है। तो ये एक सामान्य पत्ती की संरचना है। इसका पर्णवृंत कठोर और त्रिभुजाकार संरचना का होता है। पर्णवृंत यानी जो मध्य का भाग, इसकी हम बात करें, इसकी बात करें, ये है पर्णवृंत, कठोर और त्रिभुजाकार तरह का दिखाई देता है। पत्तियां एक दूसरे के विपरीत लगी रहती है, मध्य शिरा पाई जाती हैं, और पर्णवृंत के जिस स्थान से पत्तियां आरंभ होती है उस स्थान को रेकिस कहा जाता है। उस स्थान को रेकिस कहा जाता है जहाँ से पत्तियां पर्णवृंत से जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर हम आगे इसकी रेकिस की आंतरिक संरचना की बात करेंगे कि किस तरह से रेकिस की इसकी संरचना होती है। देखिए, पहले एक बार रेकिस का आप डायग्राम देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरह से रेकिस का डायग्राम होता है। या आप एक साइन होता है ओमिको, जो हम मैथ्स में देखते हैं वैसा साइन होता है, उसकी तरह इसकी संरचना होती है। देखिए, रेकिस में सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है, उसके नीचे रंध्र पाए जाते हैं जो अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। इसमें दृढ़ोतक कोशिकाओं की बनी इसमें हाइपोडर्मिस भी होती है। ये हम इसकी बात करें, दृढ़ोतक कोशिकाओं की बनी इसमें हाइपोडर्मिस होती है। मध्य में इसमें मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती है जो खंभोतक और स्पंजी ऊतक की बनी होती है। देखिए, हम एक बार आपको बताते थे कि मीजोफिल कोशिकाएं जो होती हैं वो हरित कोशिकाएं होती है, एक तरह की, जो 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी, खंभोतक और स्पंजीतक। खंभ मतलब इस तरह की जो खंभाकार कोशिकाएं होती है, लंबी जो होती है, इनको हम पैलिसेड भी कहते हैं। और दूसरी होती है स्पंजी मतलब इस तरह की जो सेल होती है ये, और ये दोनों मिलकर कहलाती है मीजोफिल। ये दोनों मिलकर मीजोफिल सेल कहलाती हैं। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब भी आपको यही वर्ड सुनाई देगा, मीजोफिल कोशिकाएं। और अभी भी लगभग इसकी संरचना, हमने पहले भी कहा है, इसकी लगभग संरचना, आंतरिक संरचना एंजियोस्पर्म से काफ़ी कुछ मिलती है।
तो इसके आंतरिक संरचना में खंभ ऊतक, स्पंजी ऊतक का पाया जाना, ये इसमें हरित लवक की उपस्थिति को दर्शाता था। अगर संवहन पुल की बात करते हैं, संवहन पुल भी इसमें दिखाई देते हैं, जो वही जल और भोजन के स्थानांतरण का कार्य करते हैं, यानी जाइलम जल का, फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण का काम करते हैं। संवहन पुल का जो अंडाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी संरचना ओमेगो के समान दिखाई देती है। ओमेगो जो आप जानते हैं ऐसा होता है, ओमेगो आपने देखा होगा ना, कभी आपने ऐसे ऐसे पढ़ा होगा, ओमेगो ऐसा होता है। जिसने मैथ्स पढ़ी होगी उसको तो पता है, पहले छोटी क्लासों में भी कई बार आता है ओमेगा वर्ड, ठीक है। संवहन तंत्र कॉन्जॉइंट कोलेटरल प्रकार का होता है। जाइलम दो प्रकार के होते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय का मतलब होता है कि जाइलम, अपकेंद्र का मतलब हो गया है जाइलम में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है, ये अपकेंद्र का मतलब। और अभिकेंद्र का मतलब होता है प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इसमें दोनों प्रकार के जाइलम पाए जा सकते हैं और यही इसकी जो रेकिस होता है उसकी एक विशेषता होती है कि इसमें दोनों प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें जाइलम अपकेंद्रीय प्रकार का जाइलम हो गया, बाहर की तरफ बाहर की तरफ अभिकेंद्रीय और अंदर की तरफ केंद्रीय प्रकार का जाइलम हो गया। इस तरह से इसमें ओमेगा, आप ये देखिए ओमेगा प्रकार की संरचना बन रही है। तो ये इसकी आंतरिक संरचना की एक विशेषता होती है जो इसमें इसको अलग बनाती है। इसकी आंतरिक संरचना, साइकस की आंतरिक संरचना अन्य से डिफरेंट भी होती है, क्योंकि अन्य में इस तरह का संरचना नहीं होती है। अब देखिए इसके पर्णफलक की संरचना है, इसके पर्णफलक की संरचना भी स्पेशल प्रकार की होती है, कुछ अलग ही प्रकार की होती है। देखिए इसकी संरचना किस तरह के प्रकार की होती है कि देखिए ये ऐसे प्रकार की, देखा आपने, कुछ अलग ही प्रकार की। सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, संवहन तंत्र और रंध्र और ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं। देखिए सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल पाई जाती है, फिर एपिडर्मिस पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। मध्य में मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, मध्य में से मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेकिस के समान इसमें होता है संवहन सिस्टम इसमें। तो रेकिस का जो संवहन सिस्टम होता है और इसकी लीक का जो संवहन सिस्टम होता है लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि रेकिस का मतलब वही पार्ट जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, तो वही पार्ट इसके जो पत्तियों की संरचना होती है वो अलग प्रकार की होती है। इसमें ओमेगो प्रकार का विशेष प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो आपको याद रखना है। इसके रंध्र नीचे की तरफ होते हैं। इसकी हाइपोडर्मिस में दृढ़ोतक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसको सामान्य से अलग बनाती है, सामान्य से इसको अलग बनाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर इसकी आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना की हम बात करी थी। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसमें पाया जाने वाला जनन, जिसमें मेल कौन फीमेल कौन के बारे में हम बात करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के और भी कोई डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं।